फार्माकोलॉजी की हमारी आज 10वीं क्लास है। आई होप की स्क्रीन शेयर हो गई होगी। शेयर है स्क्रीन। आदिल राफेल। ओके ओके, चलो तो यहाँ पे हमने कल वाली क्लास में छोड़ा था, रिकॉर्डिंग हो गई थी बंद हमारी। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स बताए थे आपको कि पेराजोल वाली जितनी भी ड्रग्स हैं जो एंटी एसिडिक की तौर पे यूज की जाती हैं वो सारी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती हैं। ओमिप्राजोल, ऑस्मिप्राजोल, ठीक है, पेंटापेराजोल, राइजिक जिसमें आता है, ये सारे क्या होते हैं? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं। तो ये प्रोटॉन पंप एंजाइम्स जो होते हैं उनको जाके इनहिबिट करते हैं। जो मैंने बताया था, ये लास्ट जो है ना, एसिडिक एनवायरनमेंट की सीक्रेशन होती है प्रोटॉन पंप्स पेरिटियल सेल्स में। तो उन पे जाके ये ब्लॉक जो है ना बाइंड करते हैं और उनकी जो वहाँ पे जो गैस्ट्रिक वगैरह एसिडिक वगैरह बनता है उसको ब्लॉक कर देते हैं, उसकी एक्सचेंज को खत्म कर देते हैं। तो ओमिप्राजोल और ये क्या चीजें होती हैं? ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं। उसके बाद लग्जेटिव्स, या जैसे कैथारेटिक्स या परगेटिव वगैरह कहा जाता है, इसको भी समझते हैं। ये क्या चीजें होती हैं? यहाँ से बस ये परगेटिव मैग्नीशियम सल्फेट का पूछा जाता है, मैंने बताया भी है, बट यहाँ से समझ लेते हैं। लग्जेटिव या परगेटिव किसे कहते हैं? जिसमें डेफिकेशन को प्रोमोट किया जाता है, या बोवेल की मूवमेंट को, या स्टूल को सॉफ्ट किया जाता है, सही, उसकी कंसिस्टेंसी को, तो उसको लग्जेटिव कहा जाता है। तो माइल्ड जिसका एक्शन होता है वो लग्जेटिव होता है, और परगेटिव उससे थोड़ा स्ट्रांगर एक्शन देता है। दोनों का काम यही होता है, वो फ्रीक्वेंसी फीसिस की या स्टूल की ये जो है ना सॉफ्टनेस को इंक्रीज करते हैं। प्रोमोटर्स होते हैं, ये एजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो लुब्रिकेंट कौन से होते हैं? लिक्विड पैराफिन वगैरह, ये सारी ड्रग्स यूज की जाती है, याद रखने की जरूरत नहीं है। परगेटिव में आपको पहले भी बताया, मैग्नीशियम सल्फेट है, सही है। तो ये परगेटिव, ये थोड़ा जो है ना स्ट्रांगर इसका एक्शन होता है कॉन्स्टिपेशन वगैरह को खत्म करने के लिए। सही हो गया, तो ये लुब्रिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। तो इनमें सच कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। फिर यहाँ पे एंटी डायरल ड्रग्स जो हैं वो भी लिखी हुई हैं, यहाँ से भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ पे फीसिस वगैरह के वॉल्यूम की जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यहाँ जो उसमें एक्सेस वाटर आ जाता है, तो उसको डायरिया वगैरह कहा जाता है। तो उसके अगेंस्ट में जो ड्रग्स दी जाती हैं उसको रोकने के लिए, तो उनको एंटी डायरल ड्रग कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से ये वाली आप एक याद रख लें बस। क्योलिन इसे कहा जाता है या केलिन कहा जाता है। ये पेपर में आ सकती है कि ये कौन सी है, ये एंटी डायरल है। ये बाकियों को याद रखने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से, सही है। क्योलिन जो है किसके लिए यूज की जाती है? एंटी डायरल ड्रग यूज की जाती है। बाकी बिस्म्यूथ साल्ट है, एक्टिवेटेड चारकोल है, कोली सेटिरामाइन है, बाकी सारी और ड्रग्स भी हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाली आपने थोड़ी जहन में बिठानी है। इनके कोई मूड ऑफ एक्शन या कोई इंपॉर्टेंट पेपर के हवाले से पॉइंट्स नहीं है। जो होगी मैं आपको खुद बता दूंगा। ड्रग इफेक्टिंग एमएसएस, एमएसएस क्या होता है? फोर्सफुली वोमिटिंग को कहा जाता है। मतलब जो गैस्ट्रिक में या स्टमक में कंटेंट मौजूद है उसको माउथ से या नोज से निकालना फोर्सफुली, तो उसको एमएसएस कहा जाता है। या जो वो ड्रग्स जो वोमिटिंग करवाती हैं उसको एमएसएस कहा जाता है, सिंपली। तो ये कॉमनली डॉग्स में देखा जाता है, केट्स में, सही। तो इसमें भी कुछ ड्रग्स होती हैं, वो क्यों ये ड्रग्स क्या करती हैं? ये ड्रग्स जाके इरिटेशन करवाती हैं, कहाँ पे? इसोफेगस में, स्टमक में, या फेरेंक्स में, जिससे वोमिटिंग वगैरह आती है। तो ये चीज़ें लिखी भी हुई हैं यहाँ पे। तो इसमें ये जो है ना सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, ये चीज़ें यूज की जाती हैं। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है, सच इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नहीं है। एंटी एमेटिक्स वो होती हैं फिर जो वोमिटिंग वगैरह को रोकती हैं। ये भी आपको पता होगा, जो सप्रेस करती है वोमिटिंग को उसको एंटीएमेटिक्स कहा जाता है। सही हो गया। तो इसमें भी डिफरेंट कंपाउंड्स यूज किए गए हैं, बट यहाँ से भी कोई सच इंपॉर्टेंट नहीं है। एंटीटसिव, ये मैंने पहले भी बताया था, जो कफ वगैरह को सप्रेस करती हैं, सही है। तो इसका पूछ सकता है जो है ना डेफिनेशन वगैरह।
कि एंटीटसिव क्या करती हैं, कफ को सप्रेस करती हैं। सिंपली आपने भी ये याद रखना है। इसमें सच कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी नहीं है। कोडीन वगैरह ड्रग्स यूज की जाती हैं इसमें। यहाँ डेक्सा मीथाफोरान। अक्यूट कफ होती है जो लेस देन 3 वीक्स तक अगर कफ है तो उसको अक्यूट कहा जाता है। जो मोर देन 3 से 3 हफ्तों से ज्यादा कफ है तो उसको सब अक्यूट। और 8 वीक से ज्यादा अगर कफ है तो वो क्रोनिक केस कहा जाता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी इसका कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये डायरेक्टली सप्रेस करती हैं ब्रेन को। क्योंकि कफ की सिरप आप जब भी लेते हैं तो वो आपको नींद आती है, तो जाहिर है इसमें भी मौजूद होता है अल्कोहल। ठीक है। कफ वगैरह ट्रांसमिशन वगैरह को डिक्रीज करते हैं, फ्रीक्वेंसी को। फिर आते हैं ब्रोंको डायलेटर्स। ब्रोंको डायलेटर्स क्या होते हैं, ये जो स्मूथ मसल्स जहाँ ब्रोनकाई वगैरह होती है उनको रिलैक्स करते हैं या एयर्स की डायलेशन करते हैं। जो है ना, ताकि वहां से एयर अच्छे तरीके से फ्लो कर सके, तो वो ब्रोंको डायलेटर्स होते हैं। सही हो गया। तो बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ये वाले, ये ब्रोंको डायलेटर्स होते हैं, जिसमें एपिनेफ्रिन भी यूज है, एफिडाइरिन भी यूज है। सही हो गया। यहाँ सल्बाटामोल, ये वाली ड्रग भी। सल्बाटामोल जो है ये क्या है, ब्रोंको डायलेटर की तरह यूज की जाती है अस्थमा वगैरह में। जिनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है ना उनको दी जाती है ये। सही है। ताकि उनमें ब्रीथिंग की जो है ना, एयर का फ्लो अच्छे तरीके से हो सके। सही है। तो यहाँ पे भी सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है चीज। बाकी ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये बताया था आपको जब एपिनेफ्रिन और नार, यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं है चीजें जो आगे आएंगी एंटीबायोटिक्स में, उसको अच्छे से पढ़ते हैं। ये जस्ट कंसेप्ट दे रहा हूँ, इनमें कोई इंपॉर्टेंट है सच चीज नहीं है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये आपको बताए थे, ये स्टीरॉइड हार्मोन होते हैं जो कार्टेक्स और मेडुला हमने पढ़े थे एपिनेफ्रिन में, एड्रिनल ग्लैंड में। सही हो गया। तो वहां से ये कार्टिसोल निकलता है, ये ग्लूकोकार्टिकॉइड जिसे कहा जाता है, ये इन्फ्लामेशन वगैरह को रिस्पॉन्स करता है, इम्यून रिस्पॉन्स या मेटाबॉलिज्म वगैरह को रेगुलेट करता है। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया, इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है, ये सच इंपॉर्टेंट नहीं है। मिनरलोकोर्टिकॉइड ये भी हमने पढ़ा था। यहाँ से जिसकी सिक्रेशन होती है वो होता है एल्डोस्टिरोन। सही है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको लिखवाए हुए थे। सही है। एड्रिनल ग्लैंड से ये दोनों निकलते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं आज जो इम्पोर्टेंट है वो है एंटी हेलमिंथिक्स। ठीक है। वो ड्रग्स जो पैरासाइट वगैरह को बॉडी से रिमूव करती हैं, हेलमिंथिस को जो वर्म्स होते हैं, जैसे में सिस्टोड है, ट्रेमाटोड, नेमाटोड वगैरह, उनको एंटी हेलमिंथिक्स ड्रग्स में रखा जाता है। नेमाटोड को राउंड वर्म कहा जाता है, सिस्टोड को टेप वर्म कहा जाता है, ट्रेमाटोड को ब्लड फ्लूक्स कहा जाता है। सही है। तो इसमें जो ड्रग्स यूज होती हैं उनको हम समझते हैं, वो आपको पढ़ाता हूँ आज। तो ये तो ओवरऑल एंटी एलिमेंटिक ड्रग्स हैं जो वर्मीसाइड होते हैं। सही हो गया, जो वर्म्स वगैरह को किल करती हैं। तो इसमें सबसे पहले आती है एंटी नेमाटोडल ड्रग। ठीक है। एंटी नेमाटोडल ड्रग है मतलब जो नेमाटोड्स वगैरह को ड्रग किल करती है। तो जो नेमाटोड्स होते हैं जिनको राउंड वर्म कहा जाता है, तो ये कौन कौन से, हिमानकोस कंटोर्टस हमने पढ़ा था, एस्करेस, टेक्सोकोरा केनेस, लंगवर्म, ये सारे नेमाटोड्स होते हैं। तो इनको किल करने के लिए कौन कौन सी ड्रग्स यूज की जाती हैं। अभी इनमें ना क्लासिफिकेशन क्या है, बेंजीमेडाजोल, ये इसकी क्लासिफिकेशन है, क्लास 1 बेंजीमेडाजोल। इसमें ये जो अल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल जिसके साथ जोल का वर्ड है, मेबनाडेजोल। ठीक है। फेनबेडाजोल है, टायाबेंडाजोल, ये सारी बेंजीम जो है ना मेडाजोल ग्रुप में आती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है ये आपने याद रखना है। सिंपली बताता हूँ, इसकी क्लासिफिकेशन भी समझाता हूँ। ये बाइंड करते हैं बीटा ट्यूबुलिन पैरासाइट पे। बीटा, ये आपने लिखना, अगर पूछा जाए बेंजीमेडाजोल जो एंटी नेमाटोडल ड्रग्स में यूज किया जाता है वो कौन से, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर पूछा जाए, बीटा ट्यूबुलिन। बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, बीटा ट्यूबुलिन पैरासाइट्स में। तो इस पे जाके बाइंड करता है।
अब ये क्या होता है, ट्यूबुलिन पैरासाइट जो वर्म्स होते हैं ना, उनमें ये प्रोटीन होता है ट्यूबुलिन। सही है। तो यहाँ से अल्फा और बीटा दो प्रोटीन बनते हैं, दो टाइप्स होते हैं प्रोटीन के, अल्फा और बीटा। ये जो बीटा है ना, अल्फा के साथ मिलके एक चीज बनाता है पैरासाइट में, उनकी सेल में, उसको कहा जाता है माइक्रोट्यूबिल। सही है। ये डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, बाकी पेपर में नहीं आएगा। पेपर में ये इस तरीके से आ सकता है कि कहाँ पे ये मूड ऑफ एक्शन इसका क्या है, बेंजीमेडाजोल का, या जिन ड्रग्स के साथ जोल का वर्ड है ना, अल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, मेबनेडाजोल, ऑक्सीफेंडाजोल। ठीक है, ये किस में यूज की जाती है, एंटी नेमाटोडल ड्रग है, बेंजीमेडाजोल ग्रुप में आती है। तो अगर पूछा जाए ये कहाँ पे मूड ऑफ एक्शन इनका क्या है, एमसीक्यूज में आ जाए, बीटा ट्यूबुलिन इनका मूड ऑफ एक्शन होता है। बीटा ट्यूबुलिन क्या होता है, ये प्रोटीन होता है पैरासाइट्स में, जहां से अल्फा और बीटा दो प्रोटीन्स होते हैं। बीटा जो है अल्फा के साथ मिलके जो बनाता है उसको कहा जाता है माइक्रोट्यूबिल। माइक्रोट्यूबिल की फॉर्मेशन, अभी ये जो माइक्रोट्यूबिल होता है ना, ये जो पैरासाइट की साइटोस्केलेटन होता है, बाहर वाली स्ट्रक्चर होती है, ये उसको रेगुलेट करता है माइक्रोट्यूबुलिन। और उससे पैरासाइट को एनर्जी, ग्लूकोज भी मिलता है, प्रोटेक्शन भी मिलती है, सर्वाइवल भी मिलता है यहाँ से माइक्रोट्यूबिल से। तो ये ड्रग्स क्या करती हैं, जाके ट्यूबुलिन की सिंथेसिस को खत्म कर देती हैं। अगर ट्यूबलिन की सीक्रेट सिंथेसिस खत्म हो जाएगी तो माइक्रोट्यूबुल नहीं बनेगा। माइक्रोट्यूबुल नहीं बनेगा तो पैरासाइट जो है वो स्टारवेशन में मर जाएगा, भूख में ही मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, क्योंकि माइक्रोट्यूबुलिन उससे सरवाइव करने के लिए बहुत ही जरूरी है। सही हो गया। तो ना उसे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ना वो आगे सरवाइव कर पाएगा, ना उसे प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि उसका जो मेन जड़ था ट्यूबुलिन प्रोटीन, उसको बेंजीमेडाजोल ड्रग्स ने तोड़ दिया है। तो इससे क्या होते हैं, पैरासाइट जो है ना, एनर्जी की डिप्लेट से, कमी से उनकी डेथ हो जाती है जब ये ड्रग्स दी जाती है। ठीक है, अल्बेंडाजोल वगैरह, बेंजीमेडाजोल ग्रुप का ये काम होता है। ठीक है, समझ आ गया ये। दूसरा क्लास क्या है, मैक्रोलाइटिक लेक्टोन। इसमें आता है आइवरमेक्टिन। ठीक है, ये आपने सुनी होगी, आइवरमेक्टिन यहाँ से कॉमन है। तो ये क्या करती है, ये क्लोराइड चैनल वही आइवरमेक्टिन करती है, ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल वगैरह, ये इसको ओपन करती है ग्लूटामेट को। ये एंजाइम होते हैं, ग्लूटामेट क्लोराइड चैनल, सिंपल याद रख लें, क्लोराइड में काफी दफा बता चुका हूँ, क्लोराइड चैनल। तो इससे क्या होता है, क्लोराइड का इन्फ्लक्स ज्यादा हो जाता है, क्लोराइड आयंस का। तो उसमें नर्व या जो मसल्स होती है उनमें ओपनिंग ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ये क्लोराइड आपने देखा था जनरल एनेस्थीसिया में भी हमने यूज किया था। तो इससे क्या होते हैं, पैरासाइट जो है वो पैरालाइज हो जाते हैं, क्योंकि नर्व्स में या मसल्स में हाइपर पोलराइजेशन ज्यादा हो जाती है जब ये ओपन होता है। तो आइवरमेक्टिन क्या करती है, आइवरमेक्टिन क्लोराइड आयन को ओपन करवाती है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। सही है। क्या है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, एमिडाथायाजोल। तीसरा क्लास ये यूज किया जाता है एंटी नेमाटोडल ड्रग्स में। इसमें लेवामिसोल ड्रग वेरी इंपॉर्टेंट है, कि लेवामिसोल किस क्लास में आती है, एमिडाथायाजोल में आती है। सही है। तो ये निकोटीन या एसिटाइल कोलिन जो है ना एगोनिस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये भी पैरालाइसिस काज करवाते हैं पैरासाइट्स में, जब दी जाती है तो वो पैरालाइज हो जाते हैं, तो आगे बढ़ नहीं पाते। फिर टेट्रा हाइड्रोपेरिडामाइन ये भी होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये बस मेडासोल वाला अपने याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, बट ये कभी आया नहीं है क्वेश्चन। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर आ जाए तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सही है, ये लिखा भी हुआ है, आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन ये ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल रिसेप्टर्स को ओपन करती है, बाइंड करती है वहां पे जाके। तो इसकी ओपनिंग से हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है पैरासाइट में, तो वो पैरालिसिस से उनकी डेथ हो जाती है पैरासाइट्स की। ये इनका लिखा भी हुआ है, मैंने सिंपल ही आपको बता दिया। सही है, आई होप के ये क्लियर होगा। फिर आते हैं एंटी सिस्टोडल ड्रग्स। तो ये हमने पढ़े एंटी नेमाटोडल ड्रग्स। अभी पढ़ते हैं एंटी सिस्टोडल ड्रग्स। एंटी सिस्टोडल ड्रग है, सिस्टोड किसे कहा जाता है, टेप वर्म को कहा जाता है। ठीक है।
तो जिसमें सिस्टोड या टेपवर्म का इन्फेक्शन होगा उनको ट्रीट करने के लिए एंटी सिस्टोडल ड्रग्स का यूज किया जाता है। अभी सिस्टोडल में कौन कौन सी आती हैं ये हमने पढ़े थे, टीनिया मल्टीसेप, टीनिया की जितनी भी स्पीशीज हैं, टीनिया सोलियम, टीनिया मल्टीसेप्स, जो है ना टीनिया ओवियम, ये सारी किसमें आती हैं, टेपवर्म में आती हैं। एक्टिनोकोकस ग्रेन्युलोसा ये भी बताया था, ये भी पैरासिटोलॉजी में हमने पढ़ा था, ये भी टेपवर्म होता है। यहाँ डेफली बिथोरम, ठीक हो गया। तो ये सारे क्या है, ये हैं सिस्टोड्स या जिनको टेपवर्म कहा जाता है। क्लासिफिकेशन इनकी क्या है ड्रग्स की, क्लासिफिकेशन में सबसे पहले प्राजिक्वेंटल, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। प्राजिक्वेंटल इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर व्हाट, ये नेमाटोडल है, सिस्टोडल है या ट्रेमाटोडल है, तो आपको क्लियर होना चाहिए ये एंटी सिस्टोडल ड्रग है। बाकी ये याद ना रखें बट ये आपको पता होना चाहिए प्राजिक्वेंटल का। ठीक है, प्राजिक्वेंटल किससे क्या करती है, पैरासाइट में कैल्शियम आयंस की परमेबिलिटी को या परमिशन को इंक्रीज कर देती हैं। तो मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा होती है, इससे जो पैरासाइट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं। पैरालाइज हो जाते हैं तो वो डैमेज हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे तो उसकी डेथ हो जाएगी, तो वो काम नहीं कर पाएंगे आगे। सही है, तो प्राजिक्वेंटल किससे सिंथेसिस करवाता है, कैल्शियम आयंस की सिंथेसिस करवाता है, ये लिखा भी हुआ है वैसे, इसका रिपिड इन्फ्लक्स करवाता है। तो प्राजिक्वेंटल यहाँ से याद रखने की जरूरत है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बस आपको पता हो प्राजिक्वेंटल किस में यूज की जाती है, एंटी सिस्टोडल ड्रग्स में यूज की जाती है। फिर आते हैं एंटी ट्रेमाटोडल ड्रग्स। एंटी ट्रेमाटोडल ड्रग्स जो होती है, जो फ्लूक्स वगैरह होते हैं उनमें जो ड्रग्स यूज की जाती हैं उनको कहा जाता है ट्रेमाटोड्स या ब्लड फ्लूक्स, जिसमें फेसियोला हमने पढ़ा था, सिस्टोसोमा भी हमने पढ़ा था, फ्लूक वगैरह। सही है, इस ब्लड फ्लूक हो सकता है, स्टमक फ्लूक, जितने भी फ्लूक्स हैं, लिवर फ्लूक, तो ये आते हैं एंटी ट्रेमाटोडल्स में। सही कहते हैं, इनमें कौन कौन सी क्लासिफिकेशन ड्रग्स यूज की जाती है, यहाँ से जो है बहुत सारी ड्रग्स हैं, ये वाली आपने याद रखनी है, ऑक्सीक्लोजोनाइड। ऑक्सीक्लोजोनाइड किसकी ड्रग है, एंटी ट्रेमाटोडल ड्रग है। ठीक है, बाकी कार्बन टेट्राक्लोराइड भी यूज की जाती है, और हेक्साक्लोरोफेन भी यूज की जाती है, काफी ड्रग्स है, नाइट्रोऑक्सीनिल भी यूज की जाती है। बट ये थोड़ी पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है, फिर दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है। अगर आ जाए ना तो जो मैंने आपको बताई हैं ड्रग्स वो इंपॉर्टेंट, जैसे प्राजिक्वेंटल सिस्टोड में यूज की जाती है, ऑक्सीक्लोजोनाइड ट्रेमाटोड्स में यूज की जाती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, पैरासाइट की जो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेस होता है ना, उसको इनहिबिट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इन एटीपी की सिंथेसिस करवाता है, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो एनर्जी की सिंथेसिस होती है, तो ये उसको जाके इन्हें बंद कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, उससे फ्लूक्स की डेथ हो जाती है। सही है, तो वहाँ वहाँ पे जो एनर्जी वगैरह है वो ब्लॉक हो जाती है। तो इसका भी ऐसा सच कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है यहाँ। ठीक है, तो ये तीन आपने याद रखने हैं, ये एंटी एलिमेंटिक से डिफरेंट, सिस्टोड, ट्रेमाटोड एंड नेमाटोड, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। टर्म्स रिलेटेड टू कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी बता चुका हूँ, हमने पढ़ा भी था, वो केमिकल एजेंट्स जो ट्रीट करते हैं किसको, कैंसर सेल्स को या उनकी ग्रोथ वगैरह को, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एबनॉर्मल जितने भी सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ को जो रोकते हैं उनको कीमोथेरेपी कहा जाता है। ठीक है, तो वो एंटी माइक्रोबियल कीमोथेरेपी भी हो सकती है किसी एंटीबायोटिक की वजह से, एंटी फंगस, एंटीवायरल, या एंटी कैंसर सेल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, वो क्या जो है ना, होस्ट को कुछ भी नहीं होता, पैथोजन वगैरह इसमें हार्म हो जाता है। तो इसमें एंटीबायोटिक्स भी यूज किए जाते हैं, एंटी माइक्रोबियल भी यूज किए जाते हैं, MIC-MBS, मिनिमम इन्वेंट्री कंसंट्रेशन, मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन, ये इतना काम का नहीं है। सही है, बस कीमोथेरेपी का आपको थोड़ा ऑब्जेक्टिव का पता हो कि ये किस लिए यूज किए जाते हैं। फिर आते हैं हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स पे। यहाँ से ये हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं पहले भी, फिर जो है ना रिवीजन भी हो जाएगी, कुछ चीजें यहाँ से एक्स्ट्रा भी होंगी वो हम पढ़ते हैं। एंटी माइक्रोबियल वो ड्रग्स होती हैं या तो बैक्टीरिया को किल करेंगी या तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेंगी, जिसका हमने पढ़ा था साइडल और स्टेटिक। सही है, बैक्टीरियोसाइडल एंड स्टेटिक। तो ये क्या करती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजा है, या पैरासाइट से इनकी ग्रोथ को रोकेंगी या उनको किल करेंगी, तो उनको एंटी माइक्रोबियल ड्रग कहा जाता है।
तो जो बैक्टीरिया को रोकेंगे उनको एंटीबैक्टीरियल कहा जाएगा, जो वायरस को रोकेंगे उनको एंटीवायरल कहा जाएगा, जो फंगस को रोकेंगे उनको एंटीवायरल कहा जाएगा, वो सॉरी एंटी फंगल कहा जाएगा, और जो पैरासाइट को एंटी पैरासाइटिक कहा जाएगा, जिसमें हमने अल्बेंडाजोल या आइवरमेक्टिन वगैरह पढ़ा था। ठीक है, तो वो बैक्टीरियोसाइडल भी हो सकती हैं, बैक्टीरियोस्टेटिक भी हो सकती हैं। तो डिफरेंट इनके अभी फंक्शंस होते हैं। ये ओवरऑल इसमें जो भी चीजें लिखी थी मैंने वर्बली आपको बता दी थी। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे रोकते हैं। अभी सेल वॉल इनहिबिटर ड्रग्स कौन सी होती हैं, ये मैंने पहले भी बताया। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में वो बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को जो है ना रोक देती हैं, उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, जिसमें पेनिसिलिन आता है, सेफालोस्पोरिन आता है। ठीक है, विनकोमाइसिन भी है, बेसिट्राइसिन भी है। ये जो है ना, ये और भी एग्जांपल्स इसमें लिखे हुए हैं, बट ये दो इंपॉर्टेंट हैं। ये क्या करते हैं, सेल वॉल इनहिबिटर ड्रग्स इनको कहा जाता है। तो ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो लिपिड्स की बनी हुई होती है, जहाँ जिसको कहा जाता है पेप्टिडोग्लाइकोन। पेप्टिडोग्लाइकोन ये बैक्टीरिया की सेल वॉल इससे बनी हुई होती है। सही है, तो ये जो लिपिड्स होते हैं ये बैक्टीरिया को शेप भी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन या सर्वाइवल। तो ये जो ड्रग्स होती हैं इस पेप्टिडोग्लाइकोन को खत्म कर देती है, बिला कर देती हैं। तो बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन भी खत्म हो जाएगी, सर्वाइवल भी खत्म हो जाएगा, शेप भी खत्म हो जाएगी। तो उसमें क्या हो जाता है, फिर उसकी सेल वॉल टूट जाएगी, तो वहां से वाटर आ जाता है बैक्टीरिया के अंदर। वहाँ वाटर एंटर हो जाता है, उससे सेल जो हो जाता है वो ब्रस्ट कर जाता है, बैक्टीरिया नो मोर। सही हो गया, तो ये क्या होती है, सेल वॉल इनहिबिटर होती है। उसके बाद आती हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इनहिबिटिंग फंक्शंस। अभी वो जो है ना ड्रग्स वगैरह जो साइटोप्लाज्म जो मौजूद होता है उसको जाके डिस्टर्ब करेंगी। तो उससे क्या हो जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। इसमें आपने एग्जांपल याद रखना है, एम्फोट्राइसिन बी, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, या पोलीमेग्जीन और एम्फोट्राइसिन बी, ये क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन जो होती है उसको इनहिबिट करती है। सही है, तो ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है बैक्टीरिया और फंगस की, उसमें जो है ना ये जाके बाइंड करते हैं, जो साइटोप्लाज्म होता है वहां पे। तो वहां पे जाके पोर्स या होल्स वगैरह क्रिएट करते हैं, तो वहां से लीकेज हो जाती है, और आयंस वगैरह लॉस हो जाते हैं, सोडियम है, पोटाशियम है, या प्रोटीन वगैरह या कुछ और मॉलिक्यूल्स हैं वो लॉस हो जाते हैं, जिससे फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये एम्फोट्राइसिन बी क्या करती है, साइटोप्लाज्म को इनहिबिट करती है। फिर आती है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। प्रोटीन में कौन कौन से हैं ये भी हमने ऑलरेडी पढ़े हुए। प्रोटीन में टेट्रासाइक्लिन है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड, एम्फिनिकोल एंड मैक्रोलाइड्स। टेट्रासाइक्लिन बता चुका हूँ, जो है ना इनको डिटेल में नीचे भी अलग अलग भी लिखे हुए हैं, तो ये आपने सिंपल ही समझना है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स में टेट्रासाइक्लिन में ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन ये ड्रग्स आती हैं। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स में स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन ये आते हैं। एम्फनिकोल्स में क्लोरोमाफेनिकॉल आता है, फ्लोरोफेनिकॉल आता है, और मैक्रोलाइड्स में एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन या कैलेथ्रोमाइसिन वगैरह ये वाले ड्रग्स आते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, प्रोटीन। अभी कुछ इनमें 30S होते हैं, राइबोसोम को बाइंड करते हैं, कुछ 50, ये भी मैंने बताया था। जैसे टेट्रासाइक्लिन है, ये 30S राइबोसोम पे बाइंड करता है, क्योंकि राइबोसोम इज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। और अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो है ये भी 30S पे जाके बाइंड करता है, और एम्फनिकोल जो है ये 50S पे जाके बाइंड करता है, और मैक्रोलाइड्स जो हैं ये भी 50S पे जाके बाइंड करते हैं। सही हो गया, ये मैंने ऑलरेडी बताए हुए थे। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं। फिर आते हैं कौन कौन सा क्लास है, वो ड्रग्स इफेक्टिंग न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंड सिंथेसिस। ये वही बात है डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस। तो ये वो डीएनए गायरेज वाली बात है, सही है। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस या उनके फंक्शंस को स्टॉप करते हैं या उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं, उनको कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड, जो है ना ड्रग्स इफेक्टिंग न्यूक्लिक एसिड या मेटाबॉलिज्म एंड सिंथेसिस। इसमें कोनिलोन्स का ग्रुप हमने पढ़ा था, और इसमें रेफामाइसिन भी है, एक्लोवायर भी है। ये वाली ड्रग्स जो है ना क्या करती है, कोनिलोन में सिप्रोफ्लॉक्सिन, इंड्रोफ्लॉक्सिन ये वाली ड्रग्स आती।
तो ये कहाँ पे करती हैं जो, क्योंकि डीएनए आरएनए में न्यूक्लिक एसिड होता है, तो ये डीएनए गायरेज एंजाइम को जाके ब्लॉक करती हैं। किसको? डीएनए गायरेज, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। डीएनए गायरेज टोपोआइसोमर्स 2 को। ठीक है, रेफामाइसिन ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, उसको पॉलीमरेज एंजाइम बताया था। तो वहां पे ये आरएनए की सिंथेसिस को ब्लॉक करती है। ठीक है, जो एक्लोवायर ड्रग है या एसिलोवायर, ये जो है ना वायरल वायरस की रिप्लिकेशन को रोकता है। ठीक है, होता डीएनए है, बट डीएनए में जो वायरस मौजूद होती है उसके लिए ये ड्रग यूज की जाती है, एसिलोवायर। तो ये होगा वो पांचवा ग्रुप क्या है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में? ड्रग इंटरफेयर विथ इमीडिएटरी इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म। सही है। इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म कहा जाता है फोलिक एसिड की सिंथेसिस को। सही हो गया। जो डीएनए और आरएनए की फॉर्मेशन के लिए फोलिक एसिड की इंतहाई जरूरत होती है, तो उसमें मैंने आपको बताया था सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड्स जो भी ड्रग्स होती हैं, ये फोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पे इतना नहीं है। बाकी बैक्टीरियोसाइडल कौन सी होती हैं, बैक्टीरियोस्टेटिक कौन सी होती हैं, ये पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड, कोडिलोन वगैरह, ये सारी क्या है? बैक्टीरियोसाइडल का मतलब होता है कि वो डायरेक्ट किल करती हैं, और बैक्टीरियोस्टेटिक वो जो ड्रग्स की ग्रोथ को रोक देती है। सही है। कंट्रोल मना स्लो डाउन कर दे, जिसमें क्लोरोमाफेनिकल, टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड, मैक्रोलाइड का जितने भी ड्रग्स हैं, लिंकोमाइसिन, ये बैक्टीरियोस्टेटिक स्टेटिक होती है। ठीक हो गया। एडवर्स रिएक्शन, ये यहाँ तक क्लास करते हैं। इनके एडवर्स रिएक्शंस भी होते हैं कुछ। एडवर्स रिएक्शन होते हैं मतलब हार्मफुल इफेक्ट क्या बनते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के होस्ट पे। ठीक है, तो वो क्या क्या टॉक्सिसिटी काज करवाता है अगर उसके डोजेज में कोई इशू हो गया तो डायरेक्ट टिश्यू टॉक्सिसिटी, टिश्यू टॉक्सिक रिएक्शंस में क्या क्या चीजें हैं इफेक्ट्स में, ये आपने याद रखना है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब किडनी डैमेज हो सकती है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट जितने भी ऊपर बताए, इनसे किडनी डैमेज भी हो सकता है अगर इनका ओवर यूज किया जाए। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, लिवर जो है ना हेपाटोटॉक्सिसिटी कहा जाता है, जो है ना लिवर डैमेज को, और ये टेट्रासाइक्लिन करवाती है। ये पोल्ट्री में एमसीक्यूज आया था। ये टेट्रासाइक्लिन हम डिटेल में कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सल्फोनामाइडिन के क्या क्या रिएक्शंस हैं एडवर्स, पेनिसिलिन के क्या क्या हैं, टेट्रासाइक्लिन, सेफालोस्पोरिन, ये कल पढ़ाऊंगा। और टेट्रासाइक्लिन भी मौजूद होगा, तो हाँ ये टेट्रासाइक्लिन। ये पोल्ट्री में क्वेश्चन आया था 2023 में, कि हेपाटोटॉक्सिसिटी को जो है ना टेट्रासाइक्लिन का था, बट ऑप्शन में ये मौजूद है हेपाटोटॉक्सिसिटी। तो ये देखो ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, हेपाटोटॉक्सिसिटी कहा जाता है लिवर डैमेज को। अगर इसका ओवर यूज किया जाए टेट्रासाइक्लिन का, तो लिवर डैमेज हो सकता है, हेपाटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। और न्यूरोटॉक्सिसिटी भी हो सकती है, मतलब नर्व सेल्स भी डैमेज हो सकते हैं। ये न्यूमाइसिन जो एंटीबायोटिक होती है, इसकी वजह से होता है। यहाँ बोन मेरो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। बोन मेरो डिप्रेशन ये किससे होता है? ये क्लोरोमाफेनिकॉल एंटीबायोटिक से होता है। क्लोरोमाफेनिकॉल से बोन मेरो डिप्रेशन हो जाता है, बोन मेरो फंक्शन करना छोड़ देता है। सही है। तो ये इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, जो क्या कहते हैं, किस पे होते हैं? एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के डिफरेंट एडवर्स एक्शंस होते हैं। हेपाटोटॉक्सिसिटी भी हो सकती है। यहाँ पे जर्न, क्योंकि सारी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की हम बात कर रहे हैं ना, इसलिए इनको कंबाइन लिखा गया है। बट नीचे हम हर एक को अलग अलग पढ़ेंगे, तो उनके जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगे वो बताऊंगा, टॉक्सिसिटीज बताऊंगा। बट यहाँ पे जर्नल बता रहा हूँ कि ये सारी ड्रग्स हेपाटोटॉक्सिसिटी भी करवाती हैं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी करवाती हैं, न्यूरोटॉक्सिसिटी भी करवाती हैं, और बोन मेरो की डिप्रेशन। यहाँ पे सिंपली आपको बता दिया कि बोन मेरो की डिप्रेशन क्लोरोमाफेनिकल करवाती है, न्यूमाइसिन न्यूरोटॉक्सिसिटी करवाती है, हेपाटोटॉक्सिसिटी टेट्रासाइक्लिन करवाती है, और नेफ्रोटॉक्सिसिटी किडनी वगैरह को डैमेज करने का काम अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जो हमने पढ़े थे ये वो करवाते हैं। सही है। तो ये अपनी है। उसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी भी होती है इनसे, मतलब एलर्जिक रिएक्शन भी होते हैं इन ड्रग्स की वजह से। स्किन पे रैश वगैरह बनना, फीवर आ जाना, और जो है ना ये कॉमनली पेनिसिलिन वगैरह के ओवर यूज से होता है, सेफालोस्पोरिन की वजह से। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी हमने पढ़ा था ना, एलर्जिक रिएक्शंस को कहा जाता है। उसके बाद सुपर इन्फेक्शन भी हो जाता है।
और जो है ना, जिसमें क्या होते हैं कि सुपर इन्फेक्शन वैसे कहा जाता है जिसमें जो गुड बैक्टीरिया है वो उनकी डेथ हो जाती है। जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, इसको कहा जाता है सुपर इन्फेक्शन। तो इससे क्या हो जाता है, जब कोई फंगस वगैरह की ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, जब ज्यादा मिकदार में एंटीबायोटिक्स को यूज किया जाता है, तो सुपर इन्फेक्शन भी एक एडवर्स इफेक्ट होता है इसका, ज्यादा एंटीबायोटिक्स के यूज का। ठीक है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो सकती है, बाकी इसके इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है इसमें। सही है। फिर ये जैसे सल्फोनामाइडीन है, सल्फोनामाइड ड्रग्स जितनी भी हैं इनके डिटेल लिखी हुई है, तो इसको समझते हैं। 4 मिनट हैं, ये हो जाएगी। ठीक है, सल्फोनामाइड को पढ़ते हैं। सल्फोनामाइड में क्या क्या चीजें हैं। ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग है, इससे आपको बताया था कि ये किसको ब्लॉक करती है, फोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोक देती है। और दूसरा आपने याद रखना है, सल्फोनामाइड जो है बैक्टीरियोस्टेटिक है। बैक्टीरियोस्टेटिक क्या होता है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करती है, किल नहीं करती है। इसमें सल्फोनामाइड है, सल्फा डायाजीन है, इसमें डिफरेंट ड्रग्स यूज होती हैं, सल्फा मिथाजोल है। ठीक है, वो नीचे बताता भी हूँ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने याद रखना है, ये क्या करती हैं, फोलिक एसिड की सिंथेसिस को ब्लॉक करती हैं। यहाँ इसमें एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, वो भी आपको बता देता हूँ, उसका नाम होता है डाई हाइड्रो। अगर मोर स्पेसिफिकली एंजाइम पूछा जाए ना, फोलिक एसिड की बात नहीं करता, तो एंजाइम भी आपको पता हो, सल्फोनामाइड जितने भी होती हैं, डाई हाइड्रो पेटीरोएट एंजाइम। ड्राई हाइड्रोपेटीरोएट एंजाइम होता है ये बैक्टीरिया में। ये यहाँ इसको और भी कहा जाता है पाबा, PABA। ठीक है। पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। तो ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं फोलिक एसिड। तो ये क्या करते हैं, इन एंजाइम को जाके ये सल्फोनामाइड ड्रग्स जितनी भी होती हैं उनको डाईहाइड्रो एंजाइम को बिला करते हैं। तो इससे क्या होती है, फोलिक एसिड की प्रोडक्शन बंद हो जाती है DNA में। तो सेल की डिवीजन भी बंद हो जाएगी क्योंकि फोलिक एसिड उसे नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। सही है। तो ये आपने याद रखना, अभी यहाँ पे इसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है। हिस्ट्री वगैरह की याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको फर्स्ट डिस्कवर किया था डोमक ने 1935 में। यह साइंटिस्ट का नाम है डोमक। ठीक है, जॉर्ज डोमक। तो इन्होंने 1935 में इसको फर्स्ट यूज किया था ट्रायल के फॉर्म में। फिर शॉर्ट एक्टिंग होती हैं जो जिसकी ड्यूरेशन लेस देन 12 आवर्स है, सल्फा डायाजीन है, सल्फा मेराजीन है, सल्फा थायाजोल है। ये इनकी ड्यूरेशन शॉर्ट टाइम होती है। फिर होते हैं कुछ इंटरमीडिएट जिनकी ड्यूरेशन 12 से 24 घंटे, सल्फा डायमाइडिन, सल्फा मीथाक्सोल। ठीक है, ये वाली ड्रग्स हैं। फिर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट किसका होता है, सल्फा डायामीथाजोल। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये इनके नाम याद रखने की टाइप से इतना क्वेश्चन नहीं आता है इनके। ये तो ये क्या है, इनकी डिविजन की हुई है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये पाबा बता दिया, पेरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये प्रेफर करती हैं फोलिक एसिड की डाइट को रोक देती है। यहाँ ड्राई हाइड्रोपेटिरोन एंजाइम जो है ना, तो ये सिंथेसिस रोक देता है किसकी, फोलिक एसिड की। तो ये मैंने ओवरऑल इसका बता दिया था। बाकी इसकी एब्जॉर्प्शन वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। और ये इसकी मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होती है, लिवर में होती है, वो तो हमने पढ़ा है। और इसकी एक्सक्रिएशन कैसे होती है, ये मेनली किडनी से एक्सक्रिएट हो जाता है। ठीक है, किडनी से ये एक्सक्रिएट हो जाता है। और इसके साइड इफेक्ट्स पे आ जाएं तो साइड इफेक्ट्स इसके क्या क्या होते हैं। यहाँ से थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, अभी लेस देन 1 मिनट है, अगर हो पाए तो ठीक है, वरना कल यहाँ से इसके साइड इफेक्ट से शुरू करेंगे। ठीक है। एलर्जिक स्किन रिएक्शन होता है, रीनल टॉक्सिसिटी। ठीक है, किडनी को भी ये डैमेज कर सकता है सल्फोनामाइडिन। ठीक है, विटामिन K की डिफिशियंसी हो सकती है, बट इसमें सच इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लास्टिक एनीमिया भी हो सकती है, इसके ज्यादा यूज है। थ्रम्बोसाइटोपिनिया, ये इंपॉर्टेंट है। थ्रम्बोसाइटोपिनिया किसकी वजह से होता है, सल्फोनामाइडिन का ओवर यूज की वजह से होता है, ये इसका साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो ये वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो और में हमें नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें मिल रहा है। जो है ना, क्या कहते हैं इसमें, सल्फो क्या कहते हैं, थ्रम्बोसाइटोपिनिया, जहाँ पे प्लेटिलेट्स की कमी हो जाती है।
ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। थ्रम्बोसाइटोपिनिया किसकी वजह से होता है? सल्फोनामाइडिन की वजह से। उसका साइड इफेक्ट है।